मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभूमि। मित्रों, बिहार की राजनीति करवट बदलने के करीब आ गई है और इसके लिए एक तरह से भाजपा ने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया है। बीजेपी को अपने ऑपरेशन लोटस पर विश्वास है, तो नीतीश कुमार ने भी अब अपनी अंतिम चाल चल दी है। उनका मिशन जैसे ही पूरा हुआ कि बिहार सरकार का नाम, जो अभी एनडीए सरकार कहते हैं हम, वो बदल सकता है। खोलेंगे पूरे राज से परत दर परत इस पन्ने को। देखिए मित्रों, भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ तो हुआ, लेकिन भाजपा समझ रही है कि हम जीत के कगार पर पहुंच गए हैं या उस ओर आगे कदम बढ़ा चुकी है। मतलब आने वाले वक्त में बिहार में बीजेपी की सरकार, यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लगभग उसे फाइनल समझे। लेकिन ऐसा होगा कैसे, और वो अभी बताएंगे आपको कि नीतीश कुमार ने यह जो चक्रव्यूह भाजपा लोटस का है, उसका क्या तोड़ उन्होंने इजाद किया है। मित्रों, कुछ देर हमारे साथ बने रहिए। देखिए, नीतीश कुमार पर कई जगहों पर एफआईआर हुए हैं, कई शहरों में उनके विरुद्ध प्रदर्शन भी हुए हैं और कारण हिजाब खींचने वाली घटना है। याद होगा कि सोमवार को आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने के क्रम में नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया था और इस घटना के मीडिया में आते ही हंगामा होने लगा। किसी ने इसे धर्म के विरुद्ध कृत्य बताया, तो किसी ने महिला लज्जा भंग करने की बात कही, किसी ने कहा कि एक गार्जियन के रूप में उन्होंने ऐसा किया है, किसी ने महिला प्रताड़ना की बात बताई। लेकिन इन सारे मामलों को सुर्खियों में और भी ला दिया उत्तर प्रदेश के एक भाजपा के मंत्री संजय निषाद के बयान ने। उन्होंने क्या कहा यह दोहराने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। और यह उनका बयान आग में घी डालने जैसा था। वहीं बाकी का जो कोर कसर था उसको पूरा कर दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। मतलब कहा जा सकता है कि अगर ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने इस घटना पर तो नीतीश के पक्ष में बयान दिया, लेकिन ऐसा जो बात संभल सकती थी उसको भी बड़ा और घृणित बनाकर रख दिया है। ऐसे बयान जो हिजाब प्रकरण को इस्लाम और महिला सम्मान, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लज्जा हनन का रूप दे दिया है। इसके पीछे भी क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, आज नीतीश कुमार विश्व खासकर इस्लामिक देशों के नजर पर है। विदेशी मीडिया में भी मोदी से ज्यादा अभी नीतीश कुमार की खबरें चल रही हैं। नवभारत टाइम्स ने भी इस मामले में लिखा है कि अब पाकिस्तान भी इस मामले में कूद पड़ा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस मामले में लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है ताहिर अद्राबी। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता द्वारा मुस्लिम महिला का हिजाब जबरदस्ती हटाना और उसके बाद इस कृत्य का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना बहुत ही परेशान करने वाला है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। बात इतने पर नहीं रुकती है। एनडीटीवी के अनुसार पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था। इसमें नीतीश कुमार को लेकर उसने कहा था कि बिहार में जो हुआ वह सबने देखा। एक बड़े पद पर बैठा व्यक्ति एक मुस्लिम महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, उसके पास अभी भी वक्त है, उस बच्ची और महिला से माफी मांग ले। अगर माफी नहीं मांगी गई तो फिर ये मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई। इस वीडियो के बाद पटना के आईजी को जांच का जिम्मा दिया गया। इसी को लेकर खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट में असामाजिक तत्वों द्वारा नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की भी आशंका जताई गई है। खुफिया इनपुट के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और बताया तो अब ये जा रहा है कि अब कोई हाई प्रोफाइल और चुनिंदा लोग ही मुख्यमंत्री के करीब जा सकेंगे। आखिर इस विवाद को
इन बयानों के द्वारा इतना तुल क्यों दिया गया और बात यहाँ तक कैसे पहुंची? मित्रों, क्या ये सोची-समझी चाल के तहत काम हो रहा है? तो चाल तो है, लेकिन चाल कैसी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव के पूर्व से लेकर अब तक नीतीश कुमार की सक्रियता ने अब उन खबरों पर कहीं न कहीं विराम लगा दिया था, जहां उनको थका, हारा, मानसिक रूप से कमज़ोर, विस्मृति की बीमारी, असंतुलन, मानसिक असंतुलन जैसी बातें की जा रही थी। इस पर कहीं न कहीं विराम लग गया था। जबकि छोटी-छोटी बातों को मीडिया इतना बड़ा बनाकर प्रस्तुत कर रही थी कि अब तो नीतीश कुमार किसी काबिल रह ही नहीं गए। लेकिन फिर एक बार नीतीश कुमार द्वारा हिजाब हटाए जाने की घटना के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। एक तरह से कहें तो बीजेपी ने इसे तूल दे दिया। हिजाब मामले में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो तूल नहीं देना चाहिए था। हालांकि बीजेपी नीतीश कुमार के सियासत के का जो मिजाज है, उनका जो समझदारी है, उसको समझती है। लेकिन सब कुछ उसके उल्टा ही बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में आप देखिएगा कि कुछ जो गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, उनके एंकर ने तो इसको बीजेपी के तरफ ध्रुवीकरण का एक मौका के रूप में तलाश लिया है। दूसरी ओर गिरिराज सिंह जैसे भाजपा नेता जो काफी आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं, शायद यह विवाद उतने दूर तक जाने वाला नहीं था। इन बयानों ने इसे इतना तुल दिया। मामले को आत्मसम्मान से जोड़कर देखने के बजाय दूसरी ओर मोड़ दिया गया। यह प्रकरण तो होना ही नहीं चाहिए था। कहीं से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन दो तरह से इसे देखा जा सकता है। एक तो 75 साल के बुजुर्ग द्वारा किया गया यह कृत्य, जो अभिभावक का रूप हो सकता है, और दूसरा एक मुख्यमंत्री के रूप में भी, उस नजरिए से भी इसको देखा जा सकता है। बावजूद नीतीश कुमार ने जाने अनजाने जो भी किया वो सही नहीं था, यह तो सत्य है, और उनको खुलकर इस विवाद पर अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि देखें तो परोक्ष रूप से उन्होंने माफी मांगी है, पर वह सीएम के संदेश के रूप में, जिसमें 33 साल पहले राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, उनके सम्मान की बात के लिए जो बातें कही गई थी, उसी को लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने जो काम किया है और उनकी जो नीति है कि अल्पसंख्यक को सम्मान दिया जाए, उनके अधिकारों की रक्षा किया जाए, इसी की बात इसमें कही गई है। मित्रों, महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रकरण को कहीं बिहार की राजनीति और सीएम कुर्सी की लड़ाई का जरिया तो नहीं बनाया गया है। चर्चाएं हैं कि ऑपरेशन लोटस को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है, और यह तभी संभव होगा जब नीतीश कुमार को हटाया जाए। इस प्रकरण के बाद नीतीश कुमार ने खुद भाजपा को एक मौका दे दिया। अब बीजेपी इस बयान को एक तरह से कहें कि इतना गहराएगी कि आम आदमी को भी यह समझ में आने लगे, या उनको यह स्पष्ट दिखने लगे कि नीतीश कुमार अब अस्वस्थ है और इस परिस्थिति में नहीं है कि वह बिहार को चला सके। मतलब एक तरह से लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाए और उसके बाद नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया जाए, और उनकी जगह उनके पुत्र को लाकर कोई एक पद देकर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना ले। चाल तो चली ही गई थी जब बिना नीतीश कुमार की सहमति के
निशांत को जदयू का कमान संभालने और बिहार की राजनीति में आने की घोषणा की गई थी। आपने देखा होगा बैनर पोस्टर तक लटका दिए गए थे, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके रहते अगर निशांत पार्टी में या राजनीति में आते हैं तो इसका लाभ उन्हें कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। इस परिस्थिति में जदयू के टूट की उम्मीद ही नहीं, टूटना असंभावी हो जाएगा। तो क्या नीतीश कुमार खुद पर परिवारवाद का दाग लगाकर जदयू को टूटते देख सकेंगे? कभी नहीं। तो होगा क्या? होगा वही जो इन परिस्थितियों ने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया है, और उस दिशा में नीतीश कुमार अब आगे बढ़ भी गए। क्या है वो परिस्थिति और क्या है नीतीश कुमार का वो खेल, यह जानना जरूरी है। एक परिस्थिति और है जो नीतीश कुमार के गले उतरेगा नहीं। देखिए, चंपारण में महात्मा गांधी को पहचान मिली, उनको बापू का दर्जा मिला, और यह चंपारण बिहार में है। बिहार में गांधी के आदर्शों पर चलते हुए नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया, जो अब हिजाब प्रकरण में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तब बिहार की राजनीति रोज रंग भी बदल रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार भले ही एनडीए की दिख रही हो, लेकिन एनडीए का नाम सरकार के साथ कब तक रहेगा, कब जुदा हो जाएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरे शब्दों में कहें तो एनडीए का जगह कब महागठबंधन ले ले, यह कहना भी बड़ा मुश्किल है। एक मिशन है, सिर्फ एक मिशन, जिसके पूरा होते ही बिहार की राजनीति 180 डिग्री पर घूम जाएगी, और उसका इंतजार है नीतीश कुमार को। पटना के राजनीतिक गलियारों में जो कानाफूसी हो रही है, उससे साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नीतीश कुमार का भरोसा नहीं है, और चुनाव के पूर्व और फिर चुनाव के बाद जो भी घटनाक्रम हुए हैं, वह भी इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय जनता पार्टी निकट भविष्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने का जो मंशा है, उसे कार्यान्वित करने के लिए जैसे तैसे किसी भी तरह का चक्रव्यूह रचकर उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो मिशन शुरू की है, वह बीजेपी के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि पूरा चक्रव्यूह ही नेस्तनाबूत नाबूद हो जाएगा। आखिर वो मिशन कौन सी है और बदलाव की प्रक्रिया का डेडलाइन क्या हो सकता है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। मित्रों, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, लेकिन आखिर किन परिस्थितियों में? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहने को मजबूर है। मजबूर इसलिए कि क्योंकि ना तो वैचारिक मतैक्य है भारतीय जनता पार्टी के साथ, न ही उनका किसी तरह का विश्वास है, किसी पर, एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं है। और शक की बुनियाद पर बने इस रिश्ते की बात करें तो न तो नीतीश कुमार की विचारधारा बीजेपी के साथ मिलती है, और न ही मन से इस रिश्ते को निभाने की प्रतिबद्धता दोनों ही में दिखाई नहीं देती। हालांकि बीजेपी और जदयू में या जनता दल पूर्व में था, उसमें गठबंधन रहा है, लेकिन वो दौर कुछ अलग था। वह जमाना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आडवाणी जी का, जिस दौर में गठबंधन में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 बड़े मुद्दे, जिसमें राम मंदिर था, धारा 370 था, और उसके साथ ही समान नागरिक संहिता थी, इन सारे मुद्दों को बिसराकर उन्होंने गठबंधन को आगे बढ़ाया था। और बिहार में जो लालू प्रसाद यादव का कथित जंगल राज था, उसके मुक्ति के लिए एक सैद्धांतिक तौर पर
यह गठजोड़ बनाया गया था। लेकिन आज का दौर दूसरा है। आज का दौर है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का। और इस दौर में पूरी पृष्ठभूमि एक तरह से कहें कि बदल गई है। गठबंधन चलने के लिए मुद्दों के को बिसराने की बात तो भूल जाइए। अब तो राष्ट्र धर्म और राष्ट्रपिता को भी भुलाने का समय सामने दिख रहा है। महात्मा गांधी के नाम से जो मनरेगा चलता था, उसमें भी गांधी जी को ही निकालने की प्रक्रिया जारी है। संसद में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में महात्मा गांधी के विचारों को आधार मानकर शराबबंदी और 7 निश्चय योजना चलाने वाले नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी, जरा सोचिए। सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। और इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार के पास रास्ता क्या बचता है? हालांकि कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टियों की यही स्थिति है। देखिए, बदलाव किस कदर हुआ है कि जनादेश के अनुसार एक प्रतिबद्ध सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की बात करने वाली कांग्रेस भी अपने नीतियों में बदलाव करती नजर आ रही है। अब शालीनता और सद्भाव की बात करने वाली कांग्रेस भी सीधे अपनी नीतियों को ताक पर रखकर उग्र और जवाबी मुद्रा में दिखाई दे रही। तो नीतीश कुमार जो समाजवादी विचार के पोषक रहे हैं, कैसे इन परिस्थितियों में सहज रह पाएंगे? स्पष्ट दिखने लगा है कि नीतीश कुमार के लिए इस गठबंधन में बने रहना राजनीतिक तौर पर उनके पूरे अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़े करने की परिस्थिति पैदा कर रहा है। सवाल तो यह भी है कि जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर देने की साजिश भी चल रही है, लेकिन यह रच कौन रहा है? आपको याद होगा 2021-22 का समय नीतीश कुमार और ललन सिंह समेत जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े नेताओं ने कहा था कि कुछ लोग उनकी पार्टी को समाप्त कर देना चाहते हैं। जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वह भी पटना आए थे। घटना 2022 की है, जब उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दल मुक्त भारत अब ज्यादा दूर नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत से आगे बढ़कर उन्होंने क्षेत्रीय मुक्त भारत की बात कही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्षेत्रीय दल मुक्त भारत की बात की, वैसे ही भाजपा मुक्त भाजपा की सत्ता मुक्त बिहार की स्थिति सामने आ गई। तो क्या इतिहास फिर दोहराने जा रहा है? वही परिस्थितियां फिर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सा मिशन है जिसके इंतजार में नीतीश कुमार हैं और मिशन पूरा होने तक एनडीए में बने रहना उनकी बाध्यता है। जी हाँ, मिशन है, और मिशन का नाम है मिशन एलजेपी, मतलब मिशन लोक जनशक्ति पार्टी। मित्रों, एलजेपी के 19 विधायकों के बल पर ही बीजेपी को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार में पूरा होते दिख रही है। मतलब साफ है कि अपना सीएम बनाना चाहती है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान 19 विधायकों का है जो एलजेपी की है। देखिए, बिहार की जो 243 सदस्यों की विधानसभा है, उसमें जादुई आंकड़ा जो सरकार बनाने के लिए चाहिए वह है 122। बीजेपी के पास है 79 विधायक। लेकिन बीजेपी खुद को 108 पर मान रही है, क्योंकि लोजपा की 19 विधायकों से यह ताकत उन्हें मिल रही है। लेकिन यहाँ पे लोजपा के इतिहास को भी देखने की जरूरत है। चूंकि एलजेपी के सांसद या विधायक चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन टूट के दूसरे दलों में चले जाते हैं। यह इतिहास है, जरा पन्ना उलट के देख लीजिए। 2010 में
विधानसभा की बात हो या 20 के विधानसभा की बात हो या 19 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसकी बात कर लें, हर परिस्थिति में, हर दौर में लोजपा के विधायक और संसदीय दल के जो नेता हैं वो टूटते रहे और रामविलास पासवान कहें या चिराग पासवान कहें, उनको और उनके परिवार को अलविदा कहते रहे। पार्टी के साथ साथ परिवार में भी टूट हुई और उसमें भी परिवार वालों को ही भूमिका रही। मतलब ये जो भी होता है अंदर खाने होता है। अगर स्कोर की बात करें तो देखिए 2010 में 3 विधायकों का स्कोर था। 2015 में वह घटकर 2 विधायकों का हो गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में वह सिमट कर 1 पर आ गया। अगर इस रेशियो को देखें तो 3, 2, 1 के बाद अब की बार बारी थी शून्य की, पर 19 विधायकों के साथ लोजपा एक बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन हुआ कैसे, यह भी समझने की जरूरत है और यहाँ बड़ा सूक्ष्मता से देखने की जरूरत है कि देखिए जेडीयू की बिहार में जो स्थिति है वह यह कि न तो वो अकेले चुनाव जीत सकती है और न ही कोई एक तरह से कहें कि विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकती है। लेकिन वह जिस गठबंधन के साथ जुड़ जाए, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या महागठबंधन और मिलकर चुनाव लड़े, तो उसको 3/4 बहुमत दिलाने में हमेशा सक्षम रही है। इस बार लोजपा नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ रही थी, तो परिणाम भी चौंकाने वाले मिले। लेकिन पार्टी को संख्या के आधार पर सत्ता में भागीदारी नहीं मिली, मतलब लोजपा को। अब चिराग पासवान की पार्टी के जो भी विधायक है, 19 विधायक, कहीं ना कहीं उनके मन में भी मंत्री बनने का सपना है, जो स्वाभाविक भी है। और ये सपने केवल उन्हीं के पास नहीं है, सारे लोगों के पास है। बीजेपी के विधायक हो या जदयू के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, राजद के विधायक हो, सबके पास यह सपना है। लेकिन भाजपा और जदयू के पास जितनी बड़ी संख्या है विधायकों की, उसमें उनका टूटना संभव नहीं है। लेकिन चिराग पासवान के लोजपा के पास वह संख्या है और टूट की परंपरा भी रही है। इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है जब उनकी पार्टी के प्रवक्ता रहे ए.के. वाजपेयी पार्टी को अलविदा कह दिए और उपेंद्र कुमार कुशवाहा के साथ चले गए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बारे में चर्चा जोरों पर है कि आने वाले दिनों में उनके 4 विधायक जदयू में चल जाएंगे या पार्टी विलय हो जाएगी। अगर विलय नहीं भी हुआ तो 4 में से 3 विधायक तो नीतीश कुमार का दामन थाम ही लेंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही। वहीं स्थिति एमआईएम की भी है, उनके विधायकों के बारे में ही अब कहा जा रहा है। वो खुल के नीतीश कुमार की प्रशंसा भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हिजाब विवाद जो है यह आड़े तो नहीं आएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते हैं तब भी उन्हें कुछ ना कुछ अल्पसंख्यक समुदाय का, अल्पसंख्यक महिलाओं का वोट एक ठीक ठाक संख्या में मिलता रहा है और यह मुद्दा एक अल्पसंख्यक महिला से जुड़ा हुआ है, खासकर जो हिजाब प्रकरण है। चर्चा तो यह हो रही है कि नीतीश कुमार के भाजपा की संगति में रहने के कारण यह असर नीतीश कुमार पर पड़ा है। तो ऐसे में आंखों के सामने नीतीश कुमार क्या अपने वोट बैंक को बिखरता देख सकेंगे? जबकि यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से उनके वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा चाहते हुए भी नीतीश कुमार को वोट नहीं दे पाता है। नीतीश कुमार अपनी
जो सेकुलर छवि बनाए रखना चाहते हैं या सेकुलर छवि बनाए रहे हैं, ऐसे में उनके सामने अब विकल्प क्या है? साफ है, मतलब साफ है। सेकुलर तो वो राजद कहें या महागठबंधन की बात करें, उसके साथ ही बने रह सकते हैं और परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद नेतृत्व तो उन्हीं के हाथ में रहेगा, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास बार्गेनिंग करने की परिस्थिति नहीं है। अब सवाल ये है कि क्यों रुके हुए हैं नीतीश कुमार? तो इसका जवाब है मिशन लोजपा के पूरे होने का इंतजार, और वह घड़ी अब नजदीक आ रही है। खरमास के बाद ऐसा कोई बदलाव होता है तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लोजपा जनशक्ति के 19 में से कम 13 विधायकों की आवश्यकता है, क्योंकि तब दल बदल के कानून के दायरे में एक संवैधानिक टूट का रूप यह ले सकेगी। मिशन पूरा होते ही जदयू की संख्या 100 के पार हो सकती है और तब पूरी बाजी नीतीश कुमार के हाथ में होगी। मुहूर्त भी है, संक्रांति मतलब खरवास बीतने का इंतजार करना होगा। विधानसभा के अंदर आज की तारीख में जनादेश के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और जेडीयू से 4 विधायक उनके पास ज्यादा है। लेकिन यह भी सच है कि विपक्ष के विधायकों और जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को जोड़कर यह संख्या जो है वो आंकड़े से, मतलब बहुमत का जो आंकड़ा है, जो जादुई संख्या है, उससे 5 ज्यादा हो जाता है, मतलब 122 से 5 ज्यादा है। ऐसे में लोजपा से टूटे हुए विधायक अगर नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं, जो मिशन लोजपा की बात चल रही है, तो उसके बाद विपक्ष और जेडीयू को मिलाकर यह संख्या 140 के पार भी हो सकती है। तब नीतीश कुमार की कुर्सी 5 साल के लिए एक तरह से कहें कि रजिस्टर्ड हो जाएगी, लेकिन इंतजार करना होगा। खरमास खत्म होने दीजिए। खरमास खत्म होने के बाद राजनीति बदल सकता है, ऐसी परंपरा भी रही है। 2024 को याद कीजिए, तो क्या 2024 में जो बदलाव हुआ था खरमास के बाद, फिर वह 26 में होगा? कुछ दिन का और इंतजार है, लेकिन संभावनाएं, समय, काल, परिस्थिति उसी ओर इशारा कर रहा है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि क्या इस विश्लेषण में जो बातें की गई है उसके अनुसार खरवास के बाद कुछ बड़ा होगा? इंतजार रहेगा आपके जवाब का। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।